अच्छा मोहतरम, ये है बाटा। ऑब्वियसली मुझे पता है बाटा सेलर है, लेकिन बाटा ने भी तो किसी से चीजें खरीदनी है ना। फर्स्ट करें, बाटा खुद अपने जूते नहीं बना रहा। पेशावरी चप्पल, कबाब नहीं, पेशावरी चप्पल। इसको हम आज के बाद नाम रखेंगे मेहनती बंदा। मेहनती बंदा। एक मेहनती बंदा बाटा से जाके बात करता है कि बाटा वालों, आपने इतने जूते रखे हुए हैं, आपकी माशाल्लाह फैक्ट्री है, अल्लाह आपके भाग लगाए, लेकिन कोई मेरे पेशावरी चप्पल हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर आप लोग ये रख के अपनी दुकान पे बेच दो तो कैसा रहेगा। तो ठीक है, ऐसे सेलर अक्सर आते रहते हैं और ये जो है वो बोरी डाल के जो है वो मिसाल के तौर पे गले पे पीछे बोरी डाल के लाते हैं और कहते हैं मोहतरम हम आपको चीज़ बेचने आए हैं, आप प्लीज़ अपनी दुकान पे रख लें। इसकी तो हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं। एक बेहतरीन मिसाल, एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। आप जनरल स्टोर के ऊपर आपकी अम्मी ने घर के अंदर जो है वो 3-4 किलो अचार बना लिया। अब बाद में एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अचार बन गए, तो आप घर में बहुत मेहनती लोग थे, आपने 4 किलो में से 1 किलो अचार अपने पास रख लिया और 3 किलो अचार दुकानदार के पास ले गए और दुकानदार को कहा आप सेलर हैं, आप सेलर हैं, आप मेहनती बंदे हैं। आपने घर में मेहनत से अचार बना के दुकानदार को कहा भाई दुकानदार, आप अपनी दुकान पे ये अचार रख लो और मैं आपको ये बेचता हूं ताकि आप इसको आगे बेचो। डन हो गया। तो मेहनती लोग घरों में चीजें बना के अक्सर दुकानदारों के पास आते हैं और दुकानदारों को अपनी चीजें रखवाते हैं। एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, अब आपने वहां पे अपने घर में बैठ के मेहनत से स्वेटर बुन लिए। अब आप एक कपड़े की दुकान पे गए और उनको जाके कहा कि मोहतरम ये स्वेटर मेहनत से हमने घर में बुने हैं, तो ये ऐसा करें 5 स्वेटर आप अपनी दुकान पे रख लें और आप आगे बेच दिया करें और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपसे डील करते रहेंगे। तो ठीक है, इस तरह की डील्स होती रहती हैं दुनिया के अंदर। अब मसला ये आता है कि अक्सर बायर्स उन चीजों को थोड़ा पीछे करके रख देते हैं कि ठीक है हमारी चीजें सामने पड़ी हैं, अपनी चीजें तो रख दो और बेचनी में बेच देंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे और पैसे भी आपको दे देते हैं, कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, आ जाए लिए उस्मान, आ जाए मोहतरम। अच्छा उसामा को भेज रहे हैं, चलिए उसामा आप आ जाए। ले जी, मेहनती बंदा हमारे सामने आ गया है, मेहनती बंदा हमारे सामने आ गया है। कंधे पे डालो। अच्छा भाई आपको और मेरा कद लंबा है, ये असल में थोड़ा सा इधर हो जाओ, नजर नहीं आना है, मैं इधर हो जाता हूं। ओके, तो ये पेशावरी चप्पल जो है वो बना के लेके आए हैं, मेहनती बंदे हैं और मैं बायर हूं, मैं बायर हूं। अब ये पेशावरी चप्पल जो है वो बना के लेके आए हैं, तो हम इसको निकाल के देखेंगे कि क्या ये चप्पल मौजूद भी है अंदर या फिर ऐसे ही ये गेम है। अब ये जो चप्पल बना के लेके आए हैं ये मेहनती बंदे हैं, ये सेलर हैं और मैं क्या हूं? बायर, मेरी दुकान है। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि मैं इसको पैसे दे दूं और ये रख लूं, मैं इसको पैसे दे दूं और ये रख लूं। अच्छा ये लें पैसे। अच्छा माय डियर, सेलर क्या एंट्री करेगा? कैश, कैश कंसिडरेशन। सेलर क्या एंट्री करेगा? कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट। अच्छा, लेकिन इसने कहा कि नीचे ना रखें, प्लीज प्लीज खुदा की ऐसा ना करें, नीचे ना रखें, इसको थोड़ा ऊपर रखें। मैंने कहा पैसे दो, ऊपर रख देता हूं सामने बिल्कुल एंट्रेंस पे। तो अब सेलर पैसे देने लगे मुझे, हालांकि आपने कभी सुना नहीं था दुनिया में कि सेलर पैसे देता है बायर को, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब कौन पैसे देने लगे? इसने मुझे 10 रुपए दे दिए, इसने मुझे, अब दें 10 रुपए, इसने दे दिए, वैसे ही दे दें, इसने मुझे 10 रुपए दे दिए। अब 10 रुपए देने के बाद मैंने इसकी चीज को बिल्कुल सामने रख लिया, मैंने इसकी चीज को बिल्कुल ताकि इसकी चीज लोग जल्दी से आए, पसंद करें और आइंदा भी ये चीजें लाता रहे। इसको मैंने खरीदे कितने के थे, किसी को याद है? इससे मैंने खरीदे कितने के थे? 100 रुपए के। इससे मैंने 100 रुपए के खरीदे थे।
मैं बायर हूं, बाटा, मैं बायर हूं, मैंने इससे 100 रुपए के खरीदे थे, मैंने इसको, बात आसान सी है, इसको इस तरह ना समझिएगा, बात आसान सी है, मैंने इससे खरीदे कितने के थे? 100 रुपए के। इसको मैंने कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए। 10 देखा मैंने इसको कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए। मैंने कहा था यार 100 रुपए पकड़ो, मुझे जूते दे दो, उसने मुझे दे दिए। उसने बाद में कहा यार 10 रुपए मेरी तरफ से रखें, इसको किसी अच्छी जगह पे रखें। टू फैसिलिटेट द सेलर, उस बायर, टू फैसिलिटेट द बायर, उसने मुझे फैसिलिटेट करने के लिए कहा कि शेल्व्स बनाओ, ये बनाओ, मेरे से ये 10 रुपए रख लो, किसी अच्छी जगह पे ये चीज रखो, ऐसे ना करो, इसको खुडे लाइन ना लगाओ। तो अब बोले कौन मुझे पैसे देगा? सेलर। सेलर मुझे कितने पैसे देगा? 10 रुपए। ठीक है, जजाकल्लाह जी। जूते किसी के त्योहार के तो नहीं लाए? अच्छा बैठे, फिर खैर है, फिर होते है जरूरत पड़ने पे हम इसको इस्तेमाल करें। जजाकल्लाह। आप आखिरी लाइन में बैठ जाए जरा। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, मैंने इससे कितने रुपए के जूते खरीदे? 100 रुपए के। तो मैंने उसको कितने रुपए दिए? 100 रुपए। उसने मुझे 10 रुपए रिश्वत देके कहा कि भाई प्लीज मेरे सामान को अच्छी जगह रख लो। आप बताएं ये बंदा एंट्री कैसे करेगा? इसका 10% रेवेन्यू खाया गया, इसका 10% रेवेन्यू खाया गया। तो स्टैंडर्ड कह रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस इज 90, ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट 100, ट्रांजैक्शन प्राइस इज 90। तो ये बंदा सेल किस पे बुक करेगा? 90 पे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सिडरेशन, यानी पैसे, पेबल टू कस्टमर। आमतौर पे कॉन्सिडरेशन पेबल टू सेलर होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? मैं सभा खुलवा देता हूं, सबर करें। कॉन्सिडरेशन पेबल टू कस्टमर। अब मुझे बताएं कि सेलर पैसे नहीं देता होता, दुकानदार आप लोगों को पैसे नहीं देता होता, इधर इधर जो बंदा मेहनती बंदा घर से है वो पैसे दे रहा है। अच्छा, उसकी सॉर्ट ऑफ मजबूरी है ना, वो चाह रहे हैं कि मेरा जरा बिजनेस चमके, तो वो सेलर है, वो एक मेहनती बंदा है, और वो दुकानदारों के पास आता है। ये दुकानदार है, इन्होंने आगे चीजें बेचनी है, तो वो दुकानों पे जाते हैं और दुकानों पे जाके अपनी चीजें रखवाते हैं। ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे आप अपने इलाके से लाके ड्राई फ्रूट रखवाएं, यार ये जरा मेन स्ट्रीम के ऊपर रखो और हम आपको ड्राई फ्रूट सप्लाई किया करेंगे। तो मेहनती बंदा जब भी अपनी चीज बिकवाना चाहेगा तो 100 रुपए लिया करेगा, और दुकानदार, ये दुकानदार है, लेकिन हमारी मिसाल में ये कौन है? बायर है। दुकानदार भी तो बाय करते हैं चीजें, तो इसको पैसे देगा। तो अब बता दें नेट वो सेल किस पे बुक करेगा? इस 10 रुपए का नाम बताएं, इस 10 रुपए का नाम बताएं। कॉन्सिडरेशन पेड ही है, बल्कि पेबल ना लिखें, पेड लिखें। कॉन्सिडरेशन पेड टू कस्टमर बाय सेलर। ये 10 रुपए का नाम लिख लें। ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमने इसकी 4 एग्जांपल्स करनी है। अगर सेलर बायर के पास जाए और कोई चीज बेचे तो सेलर बायर कहे कि अगर मैं ये चीज ना दुकान पे रख देता हूँ, अगर जब बिकेगी ना, अगर जब बिकेगी वाला सेल ऑन रिटर्न सिनेरियो है, वो फिर अलग है, वो भी करेंगे। वो सेल ऑन रिटर्न है कि पसंद आई तो मैं बेच, बिक गई तो ठीक है, नहीं तो वापस ले जाना, वो अलग है। अचार, हाँ भाई, वो अनलकीली हमारे सिलेबस में नहीं है, वो इसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आगे, यहाँ पे इसने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उसकी एग्जांपल्स आई कि अपनी नहीं दी। वो भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, ठीक है उसामा, अल्लाह हाफिज। चाहे जूते इंशाल्लाह भिजवा देंगे आपके। हाँ वो अलग होता है। ये इस वजह से है कि वो चीज़ अच्छी जगह पे रखे, सॉर्ट ऑफ रिश्वत आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मतलब समझने के लिए, समझने के लिए।
नहीं, असल में ना ये सारी डील इकट्ठे हो रही होती है, सारी डील वन टाइम पे तय होती है कि 100 रुपये की चीज़ लगा देते हैं आपको, चलें जी ठीक है 100 रुपये की चीज़ लगा दें। अब वो कहता है यार किसी अच्छी जगह रखना, उसने कहा यार फिर मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो सवाल में क्या चीज़ नहीं, ये आगे 100 रुपये की इसने खरीद लिया, ये आगे 300 की बेचे, 400 की बेचे, ये तो इसकी मर्जी है, हम तो इसकी सेल बुक कर रहे हैं ना। ये घर बेगम के पास कितने लेके जाएगा, ये मेहनती बंदा घर बेगम के पास कितने लेके जाएगा, इस मेहनती बंदे को हमने कितने पैसे दिए इसकी मेहनत के, 100 रुपये। 10 और 100 मिक्स ना करें के लिए, इस मेहनती बंदे को हमने कितने पैसे दिए हैं, 100 रुपये। उस मेहनती बंदे ने एक रिक्वेस्ट की है मुझे, मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन भी कर दिया, अच्छी जगह पे रख लिया, उसके बदले मैंने उससे कितने पैसे ले लिए, 10 रुपये। इसको एक्सपेंस में नहीं लेके जाना, स्टैंडर्ड कहता है इसको सेल से नेट करें। एग्जाम्पल 1, वही जो उसामा भाई आए थे, यू मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल, यू मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल इन पेशावर, आप एक मेहनती बंदे हैं, यू एक मेहनती बंदे हैं, एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000। आप बता दें मैंने जब चप्पल उसको दिए तो बाटा के तो मजे, बाटा को मैंने बने बनाई चीज एक ला के दे दी, बाटा ने कहा चलो 30,000 की आपसे खरीद लेता हूं, लेकिन मेरे लिए तो ये सेल है। यू पेड बाटा 6,000, आपने बाटा को कहा 6,000 ले लो, फॉर शेल्फ टू बी इंस्टॉल्ड एट बाटा शॉप। बाद में ना बच्चे आके फिर कहते हैं शेल्फ इंस्टॉल करने की क्या एंट्री है, वो खुदा के लिए बायर का ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड सेलर का है। वो बाटा शेल्फ बनाए, इंस्टॉल करे, खरीदे, बाकी हमें उससे क्या, हमें बस ये कंसर्न है कि ये वाली डील कितने के ऊपर हुई। तो बाटा की किताबों में एंट्रीज ना क्लास के बाद आके पूछिएगा, उसने शेल्फ इंस्टॉल कर लिया, वो क्या एंट्रीज करेगा। आप लोग सिर्फ पेपर में एक काम करेंगे, आप लोग एक डायग्राम बनाएंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे सेलर कौन है, आइडेंटिफाई द सेलर, यू या मी, चप्पल सेलर, चप्पल सेलर, ये सेलर है, एंड सोल्ड इट टू बाटा। आप बताएं ये कौन है, बायर, और ये कौन है, यू सोल्ड चप्पल टू बाटा। बताएं जी बाटा आपको कितने पैसे देगा, 30,000। ऐसे ऐसे एरो बनाया करेंगे, बाटा आपको 30,000 देगा। यू पेड बाटा, यू पेड बाटा 6,000, आपने बाटा को कितने दिए, 6,000। व्हाट इज योर रेवेन्यू। नहीं मोहतरम, इसमें ना हम एक काम किया करेंगे, इसको हम ऐसे किया करेंगे, इसमें हम एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग वन की हेडिंग होगी रिडक्शन परसेंटेज, रिडक्शन परसेंटेज। 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, मेरा रेवेन्यू कितने परसेंट रिड्यूस हो गया, ये जरा परसेंटेज निकालें। 20%, 20% मेरा रेवेन्यू रिड्यूस हो गया। असल में पता है बात क्या होती है, 30,000 के जूते हम एकदम नहीं बेचेंगे, कई दफा हम 10,000 की लॉट में बेच रहे होते हैं, इसलिए एज अ स्टेप 1 हम निकाला करेंगे रिडक्शन परसेंटेज इन रेवेन्यू, ये हमारी वर्किंग 1 हुआ करेगी। और वर्किंग 2 में या जो भी आप इसको लिख लें, आप रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड किया करेंगे, रेवेन्यू हम अपना रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ, रिडक्शन परसेंटेज लगाते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ। रेवेन्यू हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 30,000 इंटू 80%। रिडक्शन परसेंटेज हम निकाला करेंगे, वरना वो ऐसे ही ना आपको 24,000 की अजीब सी फिगर निकालनी पड़ेगी, वो 80 भी डायरेक्ट निकल सकता है, लेकिन हम उत्तर नहीं, रिडक्शन परसेंटेज निकाला करेंगे। रिडक्शन परसेंटेज निकालने के बाद जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होगा हमेशा रिड्यूस करके रिकॉर्ड करेंगे, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होगा हमेशा। आप बताएं मेरा रेवेन्यू ग्रॉस कितना बनता है, नहीं ग्रॉस, ग्रॉस मतलब कि रेवेन्यू अगर ये ट्रांजैक्शन ना होती 6,000 की, 30,000, इसको कितना रिड्यूस करूं, तो रेवेन्यू विल बी रिड्यूस बाय 20%, मीन इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली
80%। रिडक्शन की कोई एंट्री नहीं करनी, हमने तो नॉर्मल रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। सो व्हाट विल बी माय रेवेन्यू, तो इस तरह नहीं हम किया करेंगे। चलें जी, नोट कर लें वर्किंग 1 और 2। इससे पहले हम वर्किंग 0 किया करेंगे, वर्किंग 0, ताकि पेपर में अगर किसी को डायग्राम बनाने का दिल चाह रहा है तो कोई एरर का चांस ना रहे, या कम से कम घर में तो हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक अनहोनी सी चीज है हमारे लिए, बिल्कुल कॉमन चीज नहीं है। और आप मेहनती काम करें, कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप मेहनत करके कोई चीज बना के लाएं और बुक शॉप में मैं रखवाने की कोशिश करूंगा, तो फिर उधर सारा आप उसको पैसे दीजिएगा कि फ्रंट पे रखे, हर सीढ़ी के टॉप पे रखे, इधर रखे, उधर रखे, हम आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। इसकी रिवीजन करें इस कॉन्सेप्ट की। आज दुकान पे जाएं, दुकानदार को 4 बेचें आप 10,000 रुपये का या 8,000 रुपये का, और दुकानदार कहे कि मैंने वो पीछे रख दिया, आप उसको फिर 1,000 रुपया दें, फिर एंट्री सोचें। आप इसकी रिवीजन करें, आज जाके रिवीजन करें। वो जैसे इस रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ओके माय डियर, आगे चलें। वर्किंग 0, वर्किंग 1। वर्किंग 1 क्या है? रिडक्शन परसेंटेज। और वर्किंग 2 और वर्किंग 0 डायग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटिटी डेट मैन्युफैक्चर शूज, एंटिटी डेट मैन्युफैक्चर शूज एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल समझ आने लगा है। एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू कस्टमर डेट इज अ ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। याद रखिएगा, ये लोग दुकानदारों के पास जाते हैं। 90% सवाल जो आईकेप डालेगा उसमें ये लफ्ज लिखा होगा, ये आम दुकानदार के पास गया अपनी चीजें मैंने। तो मेहनती बंदा गया है किधर? रिटेल स्टोर पे। रिटेल स्टोर वाला क्या करेगा? इसकी चीजें बाय करेगा। और मैन्युफैक्चरर, जिसको मैं आज की मिसाल में क्या कहूंगा? सेलर, जो एक मेहनती बंदा है। द रिटेलर कमिट्स टू बाय 16 लाख की प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। मैं इसको कितने पैसे दूंगा माय डियर? 16 लाख। The contract also require the seller to make a payment of 3 lakh to customer. अब डायग्राम जरा बनाएं। The contract also require the seller to make a payment of 3 lakh to customer at the inception of। एंट्रीज बड़ी अब अजीब सी होनी है, वो मैं अभी बताऊंगा। इंसेप्शन, वो पैसे वो अभी पकड़ा देगा, सेल बाद में बुक करी होगी, एंट्रियों में फिर थैपा पड़ेगा थोड़ा सा, वो छोड़ें अभी टेंशन। अभी हम सिर्फ वर्किंग 0, 1 और 2 की रिवीजन करें। बोलें जी क्या होने लगे? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द एंटिटी टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 3 लाख टू कस्टमर। एंटिटी विल पे टू कस्टमर। डायग्राम बनाए थे ना, एंटिटी विल पे टू कस्टमर 3 लाख। The 3 lakh payment is to compensate the customer for changes it needs to make to its shelves। असल में रिटेल स्टोर है, इसके पास शेल्फ अच्छी बनी नहीं थी, तो हमने कहा अच्छी सी शेल्फ्स बना लो और हमारी चीजें वहां रख देना। अच्छा, हमारे साल असल में ये कॉन्ट्रैक्ट ना कभी मिड साल के मिड में शायद हुआ हो। अभी तक सिर्फ 4 लाख की चीजें हमने बेची हैं। 16 लाख में से कितनी चीजें बेची हैं? 4 लाख की। अब आप मुझे बता दें, ये प्रोपोर्शनेट नहीं करना, 3 लाख इस पे पड़ा है तो 4 लाख ये है, हमने परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लगा देनी है, हमने काम आसान कर लिया हुआ है। वर्किंग 1 मुझे लिखवाएं कैसे होगी? 300 ने खाना है किस रेवेन्यू को? 1600 के रेवेन्यू को। तो हमारा रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड होगा तो कितना खाया जाएगा? अजीब सी परसेंटेज है, 18.75%।
लेकिन ईयर एंड तक हमने 16 लाख की चीज़ें बेची नहीं। फिर मैं क्या करूं? ईयर एंड तक मैंने 16 लाख की चीज़ें बेची नहीं, मैंने सिर्फ कितने की चीज़ें बेची हैं? 4 लाख की। तो 16 लाख में से 4 लाख की बेच दी, तो 4 लाख इंटू 100 माइनस 18.75 जी। जैसे होता नहीं था कभी कॉस्ट पे WDV की परसेंटेज लगा के WDV डायरेक्ट निकाल लेते थे, तो समझ लें ये डेप्शन का रेट है, तो WDV बताएं। 3,25,000 का रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किया है। 3,25,000 का रेवेन्यू, तसल्ली से नोट करें। नहीं, ये पैसे हमेशा ही नॉन रिफंडेबल होंगे, मैंने कि हमेशा के लिए दे दिया ना। पैसे रिफंडेबल हो गए तो फिर तो इसको आप नेट ना कीजिएगा रेवेन्यू से, ऐसा तो वो पूछेगा नहीं। हाइब्रिड सेकेंड रो, रेड अपर ब्लू अपर में कन्वर्ट हो गया। भाई नोट तो करना माय डियर, खूबसूरत सा करके जेबों से हाथ निकालना माय डियर। चले जी, हाइब्रिड में लास्ट रो में बाहर की जरा हवा लग गई, अच्छा हो जाता है, बंदा फ्रेश होके आ जाता है जरा। अब तसल्ली से 2 दफा सवाल पढ़े और साथ साथ डायग्राम को देखें। पहले ढूंढें बंदा कौन बेचने लाया चीज़ें, और फिर ढूंढें किसके पास लाया है, और फिर ढूंढें के पैसे। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये पैसों का आना जाना बनाया है, चीज़ों का नहीं शो किया मैंने, पैसों का आना जाना बताया, कैश इनफ्लो आउटफ्लो। वर्किंग 0 बस सही होनी चाहिए, 1 2 तो इंशाल्लाह गलत नहीं होगी, 1 2 तो फिर उसकी बेस पे हो जाएगी। दिखाएं बुक, पढ़ते हैं जी सवाल। एक एंटिटी ने, ये हमारी एंटिटी के लिए सेलर क्लास यूज करेगा, एक सेलर ने चीजें बनाई हैं जूते, और उसने 1 साल तक बेचते रहना है टू अ कस्टमर दैट इज अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। कस्टमर कौन है? रिटेल स्टोर। तो मैन्युफैक्चरर कौन हो गया फिर? सेलर, यानी जिसने चीजें बनाई हैं। कस्टमर कमिट्स टू बाय 16 लाख, मैं खरीदूंगा 16 लाख की चीजें, तो मैं फिर 16 लाख उसको दूंगा ना, पैसे उसको 16 लाख दूंगा, 16 लाख मेरी तरफ से उसको जाएंगे, 16 लाख दुकानदार देगा 4 खरीदने के या जूते खरीदने के। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर द सेलर टू मेक पेमेंट। भाई ये फिक्रा आपने हाईलाइट किया करने, तो आपको पेपर में पता चल जाया करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द सेलर टू मेक अ पेमेंट। ये कौन सी दुनिया में ले गए हो माय ब्रो, सेलर पेमेंट्स कर रहे हैं। हमने तो सुना था कौन पेमेंट्स करते होते हैं? बायर्स। पिछले में भी ये फिक्रा ढूंढे। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर यू ऑल्सो पेड बाटा, यू ऑल्सो पेड बाटा। यहां से पता चल जाया करेगा, ये वाला सवाल आया। द 3 लाख पेमेंट विल कंपनसेट द कस्टमर फॉर चेंजेस। अच्छा, अब ईयर एंड तक हमने 16 लाख की चीजें बेच दी, या ईयर एंड तक सिर्फ 4 लाख की चीजें बेची? आप बताएं, रेवेन्यू 4 लाख का बुक करना है या 16 लाख का 81%?
4 लाख का 81%। ट्राई करें अगला। अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, मेहनती बंदा, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेट्रो। अभी तक मुझे नहीं पता चला सेलर कौन है बायर कौन है, यहां से मुझे नहीं लाम होगा। ये तो मेहनती बंदा मैंने जबरदस्ती बोला क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी जरा देखने दें। मेट्रो कमिट्स टू बाय, मेट्रो कमिट्स टू बाय। इन मिसालों में दुकानदार बायर हुआ करेगा, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में रहते हैं दुकानदार भी किसी से चीजें खरीदते होते हैं। मेट्रो कमिट्स टू बाय 20 मिलियन ऑफ आइटम्स ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। मेट्रो ने कहा है कि मैं 20 मिलियन की चीजें खरीदूंगा। तो मेट्रो कितने देगा जो बंदा घर में मेहनत करके क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहा है? 20 मिलियन। The terms of the contract require cloth manufacturer to make a payment to metro. ये हाईलाइट करेंगे ना, The term require cloth manufacturer to make a payment to metro. अजीब सवाल हो गया, कौन पैसे दे रहा है? सेलर। किसको? जिस सवाल में सेलर बायर को पैसे दिया करेगा उस सवाल में ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा होगा। कितने पैसे देगा? 1 मिलियन। And it will need to make, अच्छा, how much revenue should be recorded by cloth? Assuming all goods are delivered. Assuming all goods are delivered. आप बता दें वर्किंग नंबर 1 कितना रेवेन्यू खाया गया? 1 डिवाइडेड बाय 5% रेवेन्यू खाया गया। तो रेवेन्यू बुक कब करना है? 20 इंटू 90। हम तो इस तरह निकाला करेंगे, अब ये तो हम नहीं किया करेंगे पेपर में। 19 का रेवेन्यू बुक करेंगे। मतलब ये कि वो कह रहा है कि इसको नहीं, स्टैंडर्ड का ये कहना है कि इसको एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में ना डालो इस 1 रुपए को, इस 1 रुपए को सेल से नेट करो। हाँ नहीं, हाँ तो नहीं, तो जूते तो मैं बना के भी बाद में ला रहा हूँ ना। ये तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का शुरू में रेवेन्यू बना के रख लिया करेंगे हम। यानी कि अगर आप इधर पूछो तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मैंने रेवेन्यू बना के रख लिया। कितना रेवेन्यू है? 1600 माइनस 300, 1300। ये शुरू में मैंने बना के रख लिया। अब जैसे जैसे डिलीवरी होंगी इस 1300 को रिकॉर्ड करता रहूँगा। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताएं कि ये मेहनती बंदा है, खामोश भाई, ये मेहनती बंदा है और रिटेलर के पास कोई चीज़ बना के लाया है। रिटेलर कौन है? और मेहनती बंदा कौन है? सेलर। ठीक है। हुआ क्या कि मेहनती बंदे ने कहा शेल्व्स बनाओ, मेहनती बंदे ने कहा शेल्व्स बनाओ, 10 रुपए दिए 1 जनवरी को, और 31 जनवरी को इसने कहा चलो यार सामान लेके आ जाओ, और डिलीवरी भी हो गई, पैसे भी दे दिए और डिलीवरी भी हो गई। अब मुझे बताएं, मेहनती बंदा जो एंट्रीज करेगा अपनी बुक्स में, 1 जनवरी को इसने कितना कैश दिया? 1 जनवरी को इसने कितना कैश दिया? ये डायग्राम बन गई है। हाँ जी, ये डायग्राम बन गई है। अगर आपने वर्किंग्स करनी है दूसरी वाली तो वो आप लोग कर लें, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2, 1 मिनट। वर्किंग नंबर 1 मेहनती बंदे के लिए, वर्किंग नंबर 1 ये होगी कि रिडक्शन इन रेवेन्यू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 10%। और कितने की चीजें बेची? 100 की। 100 इंटू रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है? 90। डन? एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? फड्डा एक हो गया, हम एंट्री डायरेक्ट नहीं कर सकते कैश डेबिट सेल क्रेडिट, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट कब की है, रिश्वत कब दी है मैंने उसको? 1 जनवरी को। और जूते लाके कब बेचे हैं? 31 जनवरी को। अब एक
डेट्स का मिसमैच आ गया। अभी सबर, अब मेहनती बंदा क्या एंट्री करेगा? मेहनती बंदा कहेगा यार खुदा के लिए पैसे ले, अच्छी सी शेल्फ्स बना, कैश क्रेडिट। कैश और रेवेन्यू की एंट्री जिंदगी में कभी गलत ना कीजिएगा, वरना छितर पड़ने चाहिए। कैश और रेवेन्यू की एंट्री गलत करनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो सवाल ने दिया होता है डेटा। 31 जनवरी को मेहनती बंदे को 100 रुपए आ गए, मेहनती बंदे को 100 रुपए आ गए और उसने डिलीवरी भी कर दी। रेवेन्यू हमेशा हम निकाला करेंगे वर्किंग नंबर 2 से, कितना? 9। इस एंट्री पे किसी को एतराज है तो बता दे, फिर आगे चलते हैं। आप बताएं जी, मेहनती बंदे ने पैसे कब दिए? किस दिन दिए? 1 जनवरी को मैंने 10 रुपए देके कहा शेल्स बना, शेल्स बना, डन। अच्छा, 31 जनवरी को उसने कहा हाँ यार अब सामान ले आओ। मैंने उससे कहा यार चीजें मैंने आपको डिलीवर कर दी हैं, रेवेन्यू मुझे पता है मैंने कितना बुक करना है, 90 का, अब मुझे चीजों के 100 रुपए दे दो। तो अल्लाह का शुक्र है 100 रुपए मुझे आ गए हैं, 10 रुपए मैंने दिए थे, मुझे बचा कितना? 90, और 90 ही मेरा क्या है? रेवेन्यू। अगर ये दोनों काम एक ही डेट को हो जाते तो फिर तो शायद कोई मसला नहीं था, फिर तो ये एंट्री इकट्ठी हो जाती। डन, कैश नेट करके रिकॉर्ड कर लेते। आप बताएं मसला क्या हुआ है? पेमेंट मैंने कब की है? 1 जनवरी को। कितनी पेमेंट की है? 10 रुपए। और 31 जनवरी को जूते बेचे हैं, जूते बेच के कितने पैसे आए हैं? 100 रुपए। रेवेन्यू मैंने हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है? नेट पे बुक करना है या ग्रॉस पे? नेट पे। अब मुझे बता दें, कोई भी अकाउंट खोल दें ऐसा जिसको मैं क्रिएट करके क्लोज कर दूं। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि एडवांस का कर दें, एडवांस कर दीजिएगा, एडवांस डेबिट, एडवांस क्रेडिट। अब कोई एडवांस क्रेडिट करके हम कोई आपको समझा नहीं पा रहे होंगे कि क्यों क्रेडिट हो रहा है। मतलब ये कि आपने उसको 10 रुपए पकड़ाए हैं। कुछ लोग कहते हैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें फिलहाल, लेकिन बाद में एक्सपेंस को उल्टा दीजिएगा। ये वैसे बड़ी अच्छी एंट्री लगती है, ये जरा समझानी आसान है, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। वैसे खर्चा बना लें अपना, लेकिन बाद में रियलाइज करें कि ये मेरा खर्चा नहीं है, इसने तो मेरी सेल को नेट करना है। तो सेल बुक करें 90 पे और जो खर्चा बढ़ा लिया था उसको कम कर दें। बहरहाल स्टैंडर्ड ने इस पे कोई गाइडेंस नहीं दी। आई कैप ने पता नहीं अजीब सा नाम रखा हुआ है अपनी किताब में, इसका प्रीपेड। क्या नाम रखा हुआ है? तो बस प्रीपेड रखते हैं, जो भी नाम रख दें, एक सॉर्ट ऑफ प्री पेमेंट है जिसको फ्यूचर में हमने यूज करना है। चलें जी, नोट करें, ये एक फ्रेश एग्जांपल है, अपने रजिस्टर पे नोट करें। फटा क्या हुआ है? मिसमैच क्या हुआ? 1 जनवरी को मैंने 10 रुपए दिए और चीजें कब बेची? तो उसने मुझे चीजें बेचने पे कितने पैसे पकड़ा दिए? अल्लाह का शुक्र है पूरे 100 रुपए दे दिए मेरे। ये वाला कैश नेट करके रिकॉर्ड कर लेना और ये तो उसी वक्त प्रीपेड में डाल देना। ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्या मसला? जब मेहनती ने बाटा को अपनी चप्पल सेल की, तो इससे 31 जनवरी को। इससे बाटा की अपनी सेल भी तो कम होगी। नहीं, बाटा तो इसकी एंट्री करेगा ना, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। सर जो कस्टमर है वो बाटा की शूज लेने आएगा। वो हमारे, हम क्यों उसकी डिस्कशन कर रहे हैं? मुझे सेलर की किताबों में रहो जरा, IS2 में ना लेके जाओ हमें। मैं IFRS 15 पढ़ा रहा हूँ, IS2 में ना लेके जाओ भी। IFRS 15 के एतबार से पहले सवाल पूछो मेरे से, ताकि वो हम डिस्कशन जहाँ करें बस। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन क्लोज्ड। तो माय ब्रो, बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन क्लास के बाद आके लेना। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर ये एटलीस्ट और अब तो इनको इग्नोर करना है, मतलब ये सेल में जो बता रहा है कि 100 की सेल की है, वो मैं बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं अभी। चलें जी, अब इतनी मेहनत करके हमने यहाँ तक पहुँचना था। अब हम 2 सवाल करने लगे हैं इसके, ताकि ये एक सवाल हम प्रैक्टिस के तौर पे करते हैं, खुद मैं आपको करवाता हूँ, और एक सवाल फिर आप लोग खुद कीजिएगा पास्ट पेपर वाला, ताकि ये कॉन्सेप्ट वंस फॉर ओवर ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। ये सवाल पता कैसे चला करेगा आया? वर्किंग ज़ीरो बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी वर्किंग ज़ीरो बनाएंगे तो वहाँ अगर पता चल जाया करेगा इधर से भी पेमेंट जा रही है। और सादा सी बात है, इस सवाल में पेमेंट्स 2 हुआ करेंगे, एक उधर से आ रहे होंगे पैसे, एक इधर से जा रहे होंगे पैसे।
तो वहां से भी अंदाजा हो जाया करेगा। हो सकती है। कोई बच्चा अब ऐसा करे कि मुझे बताए कि डेट्स को इग्नोर करके मैंने कितने पैसे दिए, मैंने 10 रुपए, और मुझे चीजें बेच के कितने आए 100 रुपए। मैंने रेवेन्यू कितना रिड्यूस करना है, मैं रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड करूंगा कितना करूंगा, ये कैलकुलेशन मैंने करके रख ली। ये तो कैलकुलेशन करनी थी। फिर एक मसला हुआ डेट्स का, तो मुझे कैश कब मेरी जेब से गया और मेरी जेब में आया कब। अच्छा, अब हमें वो पूरे पैसे दिया करेगा, हमें चीज के पूरे पैसे दिया करेगा। और मैंने डिलीवरी कब की, डिलीवरी वाला रेवेन्यू हमने बना के रखा हुआ था ऑलरेडी वर्किंग 2 में, तो बाकी वो बैलेंसिंग फिर प्रीपेड को डाल दीजिएगा। ट्राई करें जी सवाल, पेज 145। एन ये सवाल कर लो, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह बात, फिर पास पेपर का खुद कर सकोगे आप। An entity enters into a 1-year contract to sell goods to a कस्टमर कौन है आज, कस्टमर कौन है, लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। तो मुझे लग रहा है कोई शायद यहीं से था इंडिकेशन मिल रही है, कोई मेहनती बंदा रिटेल स्टोर पे अपना सामान रखवाने आ रहा है। बार बार पढ़ें लाइन को, लाइन से ही समझ आ जाया करेगा आपको। एक इदारा 1 साल का मुआहदा कर रहा है कि चीजें बेचेगा रिटेल स्टोर को, तो घर बना के लाएगा या अपनी फैक्ट्री में बना के लाएगा अपने इलाके में, मेहनती बंदा होगा ये। कस्टमर ने वादा किया है कि मैं आपसे 15 लाख का सामान खरीद लूंगा ड्यूरिंग द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है, ओए एंटिटी मेक करेगी पेमेंट। ये तो जिंदगी में कभी नहीं हमने लफ्ज पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है पेमेंट कौन करेगा, एंटिटी टू मेक अ पेमेंट टू द कस्टमर। बस यहां से पता चला करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है एंटिटी 15 लाख रुपया देगी कस्टमर को एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑन यकम जनवरी, फॉर द चेंजेस इट नीड्स टू मेक टू शेल। वो शेल बनाता रहे हमें क्या, पहले 6 महीने में हमने 15 मिलियन में से 6 मिलियन की चीजें बेच दी, और अगले 6 महीने में हमने 15 मिलियन में से 9 मिलियन की चीजें बेच दी। तसल्ली से वर्किंग 0, 1 और 2 करें। और 1 मिनट, मैं डेट्स डाल रहा हूं, यकम जनवरी, 30 जून, 31 दिसंबर। बेहतर है कि इसकी भी एंट्रीज आप खुद ही कर लें, वर्किंग 0, 1 और 2 कर लें। वर्किंग 2 करने की जरूरत नहीं, वैसे जब एंट्रीज करे होंगे ना तो साथ साथ रेवेन्यू बुक करते जाइएगा, वर्किंग 2 करने की जरूरत नहीं, 0 और 1 कर लें। अगर बड़े हो गए हैं तो वर्किंग 0 अब ना किया करें, डायरेक्ट वर्किंग 1 करें। एक सवाल आ रहा है इररिलेवेंट, चलो ठीक है, पहले ये कर लो और पास पेपर का सवाल कर लो, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करके फिर इंशाल्लाह पूछ लेना, फिर आना नहीं। हाइब्रिड बॉयज में सेकंड रो में जो बॉय है, आई एम रियली इम्प्रेस कि उन्होंने एंट्रीज करके भी फारिग होकर बैठे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट माय डियर। ब्लू जैकेट, ये जरा सेकंड रो वाले भाई की तरह रजिस्टर देखें, ब्लू अपर वाले भाई ये जरा देखें, सेकंड रो वाले भाई इधर राइट साइड पे अपनी बाजू एक्सटेंड करें, थर्ड सेकंड रो साइड से, थर्ड रो नहीं उस साइड से, हाँ ये भाई के कंधे पे हाथ रखें, राइट साइड, ब्लू जैकेट, अपना राइट हैंड एक्सटेंड करें, राइट हैंड एक्सटेंड करें उस तरफ, राइट की तरफ निकालें, राइट हैंड को राइट की तरफ नहीं, ओ बेटा राइट हैंड को राइट की तरफ निकालें, हाँ इसके कंधे पे रखें 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 रखें, ये बिल्कुल, और ये इनकी तरह एंट्रीज चेक करें। आप लोग करें अपना काम। पुतरा बबलिंग कर रहे हैं मतलब बबल खा रहे हैं, वो गाड़ी बबलिंग करती है, सॉरी, आप बबलिंग कर रहे हैं। आपने एंट्रीज कर ली, माशाल्लाह।
पांडे कली करा लो। पांडे कली कराने का क्या मतलब होता है? वो जो कालक लगी होती है ना पांडवों पे, उसको। चलें जल्दी करें आप लोग। बच्चियां नु टिंडा करा लो, वो तो करवा। अच्छा, आजकल तो नाई को अब घर तक बुला लेती। मेरे बाल जरा काटे, मेरे पास टाइम नहीं था आने का। देहातों में ऐसे होते हैं। वो एंट्रीज कर ली, 3 एंट्रीज। An entity enters into a 1-year contract to sell to a customer. Working 0. Customer, buyer. Retail chain outstore. An entity. द कस्टमर ने वादा किया है कि वो 15 मिलियन की चीजें खरीदेगा, तो फिर कस्टमर कितने पैसे देगा इनको? 15। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स द एंटिटी टू मेक अ पेमेंट। एंटिटी एक पेमेंट करेगी कस्टमर को, कितनी? 1.5 की। फॉर चेंजेस इट नीड्स टू मेक टू इट्स शेल्फ टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट। Working 1, 1.5 divided by 15 into 100, 10%। अच्छा, रेवेन्यू अब बुक ना करें, रेवेन्यू जनरल एंट्रीज में बुक किया करेंगे अब हम, वर्किंग 2 में बनाने की जरूरत नहीं रेवेन्यू। अच्छा, अब मुझे बताएं 30 जून तक कितनी सेल हो गई? 31 दिसंबर तक। अच्छा, मैं जरा आपको ऐसे शो करने लगा हूं पहले। इजी मार्क्स लिया करें। रेवेन्यू 3 महीने में कितने की चीजें बेची? 5.4। ये इजी मार्क्स मिल गए। 9 इंटू 8.1। ओके। एंटिटी मेक अ पेमेंट ऑफ 15 लाख टू कस्टमर ऑन यकम जनवरी। एंटिटी मेक अ पेमेंट ऑफ 15 लाख टू कस्टमर ऑन यकम। भाई स्टैंडर्ड में यही तरीका होता है एंट्रीज करने का टू अटेन इजी मार्क्स। स्टैंडर्ड में वो वाला प्रोग्राम नहीं है कि साथ साथ एंट्रियां करें, साथ साथ एंट्रियां टैली नहीं करनी, बस जो जो पार्क होता जा रहा है वो पार्क करते करके इजी मार्क्स लेते रहें। अब मोहतरम मैं चीजें कितने की लूंगा? 6 मिलियन की। फिर चीजें कितने की लूंगा? 9 मिलियन की। तो जब मैं चीजें लूंगा बींगा बायर, तो अगला बंदा तो चीजें बेच रहा होगा, तो बताएं अब मैं उसको पैसे तो पूरे दिया करूंगा, पैसे तो पूरे दिया करूंगा, तो इधर मुझे कितने पैसे आएंगे? 6। और इधर मुझे कितने पैसे आएंगे? 9। अब एंट्रीज का मिसमैच रिमूव कराना है। मिसमैच रिमूव कराने के लिए मेरे ख्याल से खर्चा ना डेबिट करें, एक प्रीपेड डेबिट कर लें। कितने से? 1.5। ये पहली जनरल एंट्री हो गई, प्रीपेड डेबिट। और प्रीपेड को एंट्री में हम बैलेंसिंग निकाला करेंगे। कुछ बच्चे इस तरह कर देते होते हैं 6 का 10%। असल में ना 6 का 10% रेवेन्यू खाया जा रहा है, वो लोग भी वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है प्रीपेड को बैलेंसिंग निकाल दें या 6 का 10% कर दें। 6 का 10% भी हो सकता है वैसे, लेकिन मेरा मशवरा है प्रीपेड को बैलेंसिंग निकालें। बैलेंसिंग निकालें जी, प्रीपेड खत्म हो जाएगा एंड तक। किस साइड पे? डेबिट हुआ हुआ ना, प्रीपेड बैलेंसिंग 0.6, और इधर भी प्रीपेड बैलेंसिंग 14% डिग्री। सनी सनी हुआ करे ना, सनी, तो साथ वाले को ले जाया करें, लिटा के माल्टे खिलाया करें इसको। सनी वेदर।
0.9। तो लिखें पहली एंट्रीज के बाद अगली एंट्रीज में प्रीपेड बैलेंसिंग आएगा। पहली एंट्रीज के बाद अगली एंट्रीज में प्रीपेड बैलेंसिंग आएगा। ये छोटे छोटे हिंट लिखा करें। पहली एंट्रीज के बाद अगली एंट्रीज में प्रीपेड बैलेंसिंग, या फिर आप वो प्रीपेड का मतलब होता है रेवेन्यू कितना खाना है, व्हाट एन एच। प्रीपेड का मतलब होता है रेवेन्यू कितना खाना है, तो वो 10% लगा के भी कर सकते हैं। चलें जी, पास पेपर क्वेश्चन 16 की एडजस्टमेंट 2 ट्राई कर लें, फिर हम इंशाल्लाह 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। पास पेपर क्वेश्चन 16 की एडजस्टमेंट 2 ट्राई कर लें। हाँ, वर्किंग नंबर 2 में रेवेन्यू बुक करना था ना, तो रेवेन्यू 6 और 9 मिलियन का हमने फिर एंट्रीज में ही बुक कर दिया। वर्किंग 2 में रेवेन्यू बुक करना था ना, तो रेवेन्यू हमने 6 और 9 मिलियन का एंट्रीज में बुक कर दिया। पास पेपर क्वेश्चन 16 की एडजस्टमेंट नंबर 2। नहीं, बाद मिलते हैं, मतलब ये कि आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, जल्दी करें। फॉर्मेट सारा खुला हुआ है आपके सामने। वर्किंग 0 कोशिश करें ना करें। माय डियर जल्दी करो ना, एंट्रीज कर ली। माशाल्लाह बबलू तो माशाल्लाह आजकल हाई लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है। भाई जल्दी करो, खत्म करो, तो एंट्रियां करके फारग बैठे हैं लोग। लाओ इधर कैमरा जल्दी। माशाल्लाह हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, 3 मिनट बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 23। एक एंट्री और भी कराई है इसने मजे की बीच में। ऑन 1 नवंबर 2023 वी एंटर्ड इनटू अ 6-month कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू बीटा। अच्छा, फिर हमारे साल में तो 6 महीने पूरे नहीं होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि हमने कब एग्री की है, नवंबर को। तो आप जरा पहले सोच के बताएं कितना अर्सा डिलीवरीज करेंगे हम। नवंबर, दिसंबर, 2 महीने हम चीजें बेचेंगे। ऑन 1 नवंबर वी एंटर्ड इनटू अ 6-month कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टू बीटा लिमिटेड, अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। बीटा एक स्टोर है जो कि बायर हैं। ईएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हम मेहनती बंदे हैं। उसने कहा है कि मैं 20 मिलियन की चीजें खरीदूंगा 6 महीने में, तो हमें कितने पैसे देगा अच्छा बच्चा? 20 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर अस टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2 मिलियन टू बीटा। ईएल भी पेमेंट करेगा इसको 2 मिलियन की। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओहो, 1 नवंबर को कैश क्रेडिट माय डियर,
कैश क्रेडिट, देखो मैंने एंट्री ऐसे ऐसे की थी, सेलर की बुक्स में एंट्रीज करनी है। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, 2 करने की जरूरत नहीं, 2 में रेवेन्यू एंट्रीज में साथ साथ बुक कर लेंगे, P&L मांगा हुआ वहां बुक कर लेंगे। माय डियर बातें ना करो। 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 10% रेवेन्यू हमारा खाया जाएगा। ऑन 15 दिसंबर 23 वी सोल्ड गुड्स, बस 2 महीने में एक ही दफा चीजें बेची हैं हमने। मैं क्या करूं, पूरा नवंबर हमने चीजें नहीं बेची, नवंबर में बेचनी थी, ठीक है नहीं बेची, दिसंबर में बेचनी थी, 15 को आके बेच दी। ऑन 15 दिसंबर वी सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 6 मिलियन। सिक्स इंटू 90%। ऑन 15 दिसंबर वी सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 6 मिलियन, और उसने पैसे मुझे दिए 30 दिसंबर को। उसने पैसे मुझे दिए, भाई ये पूरी अमाउंट से बुक कीजिएगा, क्योंकि असल में 2 हमने उसको दे दिए, मैं पकड़ेंगे पूरे 20 ताकि नेट हमें 18 आए। अच्छा, अब वो एंट्री कर लें, प्रीपेड कितना। माय डियर, अब प्रीपेड पूरा खत्म नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये प्रीपेड है पूरे 20 का, और मैंने अभी तक सेल की है सिर्फ 6 की, तो प्रीपेड पूरा खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हमारा वो फॉर्मूला चलेगा जो भी लिखवाया था कि इस एंट्री में आपने प्रीपेड को बैलेंस, बाकी प्रीपेड अगले साल खत्म हो जाएगा। हमने सेल कितनी करनी है 6 महीने में, उसमें से कर कितनी दी 6, तो यहां तक कितने लोगों का सही था, 0.6 कितने लोगों की फिगर निकली थी 0.6। अच्छा, पैसे उससे ले ले 30 दिसंबर को, कैश ले लें रिटेल स्टोर से, कैश डेबिट, और रिटेल स्टोर का जो अकाउंट खुला हुआ है किताबों में डेटर, उसे क्रेडिट कर दें, कितने से 6। ठीक है जी, चलें। अब इंशाल्लाह एक वादा रहा, जिंदगी रही तो एक सवाल इसका होमवर्क में डाल देंगे, क्वेश्चन भी डाल देंगे, सोल्यूशन दिल चाहा तो कल आपको दे देंगे, सोल्यूशन दिल चाहा तो आज ही साथ आ जाएगा। तो एक सवाल इसका और डाल देंगे हमें खूबसूरत सा, ताकि इसकी ज़रा रिवीजन हो जाए। हाँ, बस वो तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की दे देगा ना, वो उसी एस्टीमेट को यूज़ कर लेंगे हम। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट बताएं कि हम किसी को अगर बिल्डिंग बना के दें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड जब बिल्डिंग उसको उसकी चाबी हैंड ओवर कर दें तब करें, या जैसे जैसे उसे बिल्डिंग बना के देते रहें वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। देखिए, आपके वालिद साहब एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं। आपके वालिद साहब ने जो है वो 1 दिसंबर को सर आसिफ को कहा कि हम आपको 6 महीने में एक घर बना के दे देते हैं। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, मैं स्टेप 5 पूछ रहा हूँ, पीओ ऑन टाइम या ओवर टाइम। 1 दिसंबर को आपके वालिद साहब ने सर आसिफ को घर बना के देना शुरू कर दिया, यानी मतलब ये घर बनाना शुरू कर दिया उनके लिए। 31 दिसंबर की रात को आपके वालिद साहब ने कहा सर आसिफ ये देख लें बुनियादें वगैरह बेसमेंट वगैरह सब ज़बरदस्त बन गई है, अब इसे बुनियादें डालते हैं, आगे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वगैरह बनाते हैं, 6 महीने में इंशाल्लाह आपको घर बना के दे देंगे। लेकिन आपके वालिद साहब जो कि एंटिटी हैं उनका ईयर एंड 31 दिसंबर को हो गया। तो अब उनका ईयर एंड अगर 31 दिसंबर को हो गया तो उन्होंने अब सोचा हुआ है कि मैंने इनको घर सरासी को 1 करोड़ रुपए का बना के देना है, तो 1 करोड़ रुपए 6 महीने में लेने हैं। पैसे जितने आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है अलग बेसिस के ऊपर, उसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं आपके वालिद साहब 31 दिसंबर को 1/6 रेवेन्यू बुक करें या रेवेन्यू बुक करने को डिले पे डाल दें, और आपके वालिद साहब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई को जब चाबी पकड़ाएं घर की तब रेवेन्यू बुक करें। अच्छा मोहतरम, इसमें दोनों किस्म की चीजें चल रही हैं, दोनों किस्म की चीजें चल रही हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। आम तौर पे इसमें ऐसे होता है कि अगर
सर आसिफ ने पहले से ज़मीन खरीदी हो और सर आसिफ आपके वाले साहब को इनवाइट करें कि इस ज़मीन पे मुझे घर बना के दे दें, तो फिर ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है जैसे जैसे वो क्रिएट कर रहे हैं चीज़, वैसे वैसे आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आपने उनको अपने इलाके में बुलाया हुआ है और अपनी जमीन खरीद कर आप उनको कह रहे हैं इस पे क्या बना के दें, घर बना के दें। ऐसी सूरत में मुनासिब होगा कि आपके वालिद साहब बीइंग अ सेलर दिसंबर में देखें कितना काम हो गया है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वो सवाल में हमें दी होगी कि इतनी लेबर लगनी थी इतनी लग गई, या इतनी ईंटें लगनी थी इतनी लग गई, या इतने फ्लोर बनने थे इतने हो गए। उस बेस पे हम डिसाइड करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। लेकिन अगर सर भाई मोबाइल पे नहीं, ये कॉन्सेप्ट इधर से इधर जा रहे हैं लेकिन अगर आपके वाले साहब का अपना कोई प्लाजा बना रहे हैं, उस प्लाजे में एक फ्लोर के ऊपर 2 कमरे वाला घर सर आसिफ को देना है, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जैसे जैसे वो बना रहे होंगे वैसे वैसे सर आसिफ का कब्जा आ रहा होगा उस पर, बल्कि वो पूरे प्लाजा आपके वाले साहब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें एक फ्लोर के ऊपर साइड पे जहां से रिवर नजर आता है वहां पे सर आसिफ को आपने एक 2 कमरे वाला 3 कमरे वाला घर देना है, तो वो फिर जैसे जैसे आपके वाले साहब बनाएंगे वैसे वैसे उनको कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसी सूरत में मुनासिब होगा कि जब वो बन जाए और आप चाबी पकड़ा दें उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। तो फिर ऐसी सूरत में मुनासिब है कि आपके वालिद साहब रेवेन्यू रिकॉर्ड करें एट अ पॉइंट इन टाइम, यानी 31 मई को रिकॉर्ड करें, और रेवेन्यू को डिले करते जाएं 6 महीने एक ही दफा रिकॉर्ड करें। इसकी बेहतरीन मिसाल ये कि आप किसी को फोन करके कहें कबर्ड बना दो, तो दुकानदार तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जब बना के दे देगा आपको। आप दुकानदार के पास जाएंगे 3 महीने बाद, आप कहेंगे कबर्ड बन गई, बेड बन गया, शादी है मेरी, कबर्ड बन गई, बेड बन गया, वो कहेगा कबर्ड भी बन गई, बेड भी बन गया, अब देखिए तेरा क्या बनेगा। वो तो अगले चैलेंजेस हैं लाइफ के, ये तो शुरू होने हैं। तो अब ऐसी सूरत में आपका क्या ख्याल है, दुकानदार अपने प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं ना, तो ऐसी सूरत में मुनासिब है कि दुकानदार रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे, पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करे। लेकिन अगर आपने उसको घर बुला लिया और कहा कि भाई ये लकड़ी वगैरह खरीद के लाया करो और थोड़ा थोड़ा बनाने लग जाओ चीजें, वो लकड़ी खरीद के ला रहे हैं, दरवाजे कभी बना रहे हैं, कभी कपबोर्ड बना रहे हैं, कभी ये बना रहे हैं, कभी अलमारियां बना रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसी सूरत में जैसे जैसे वो चीज बनती रहेगी वैसे वैसे उसका कब्जा आपको, और इसमें ऐसा भी होता है अक्सर कि आप उसे कहें भाई ये बस आपने काम कर दिया, बाकी मैं किसी और से करा लूंगा, जाएं यार आप, जाएं यार, टांगे में लगवा लूंगा बेड की, वरना नीचे लेट जाया करेंगे, कोई मसला नहीं। तो ये तो स्टैंडर्ड ये कॉन्सेप्ट दे रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है कि देखो कि वो आप तक आ गया है या अपनी तरफ है। तो अगर वो आपके घर तक, मिसाल के तौर पे, भाई तुम ऐसे ना देखा करो मुझे मिसाल के तौर पे आपने किसी को फोन करके कहा कि मोहतरम हमारे घर फंक्शन है, हमें खाना बना के दे दो, तो जब वो खाना बना के लाए आपके लिए और आपको दे तब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। लेकिन अगर आपने उनके बंदों को बुला लिया और उन्होंने रात को 11 बजे खाना बनाना, सुबह नाश्ता का प्रोग्राम है, उन्होंने रात को 11 बजे खाना बनाना शुरू किया और 12 बजे तक उन्होंने थोड़ा बहुता बना, तो ऐसी सूरत में मुनासिब है कि जैसे जैसे वो आपको सर्विस दे रहे हैं वैसे वैसे आपके सामने ही आपका कंट्रोल चीज का क्या हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे स्टैंडर्ड का, जिसको हमने पढ़ना है पीओ एट अ पॉइंट इन टाइम या पीओ ओवर टाइम। ये स्टेप 2 से भी भयानक कॉन्सेप्ट है, ये स्टेप 5 है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक दफा आईकेएप ने पूरा उठा के 12 से 15 नंबर का सवाल थ्योरी का सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का डाल दिया था कि ये बच्चों को समझा दो खुदा के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड के एंगल से इंपॉर्टेंट है, आईकेएप के एंगल से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आईकेएप तो कभी ये वाले सवाल दे रहे, देखें क्वेश्चन 16 दोनों वो सवाल आगे जो हमने आज चीजें पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए कभी किसी तरह के सवाल दे रहे, कभी किसी तरह के सवाल दे रहे। अब हमने आज ये नहीं देखना कि रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है या ओवर रिकॉर्ड करना है,
हमने सिर्फ ये देखना है कि जब कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, क्योंकि एट अ टाइम या ओवर टाइम की डिस्कशन हमने आपको तब करानी है जब आप किसी दिन फ्रेश माइंड के साथ क्लास में सुबह सुबह आएंगे, तो आते ही आपको वो डिस्कशन कराई जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन करवाने लगे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि समझ क्या होती है। अच्छा, पेज नंबर 180 160। ओहो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में डाला हुआ है हमने, मादरत, वो तो आगे हैं। क्वेश्चन 19 पेज 197। अच्छा मोहतरम भाई, कॉलेज वाले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ओवर टाइम, याद रखिएगा, क्योंकि ये तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं और जैसे जैसे सर्विसेज मिल रही हैं आपको कब्जा भी साथ साथ मिल रहा है। तो आप चाहें तो मिसाल के तौर पे कोई बच्चा दो टॉपिक किसी और टीचर से पढ़ ले, क्योंकि जैसे जैसे बाकी आपको टॉपिक्स दे दिए तो उनको आपने इस्तेमाल भी कर लिए। अच्छा, अब अगर कॉलेज वाले रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ओवर टाइम सर्विसेज का, तो मुझे बताएं किस बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? जितने आपको टॉपिक पढ़ा दिए उस बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, या जितने घंटे टीचर आया और जितने घंटे रिमेनिंग रह गए हैं उस बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? बताएं, इनपुट मेथड आपको बेहतर लग रहा है या आउटपुट मेथड बेहतर लग रहा है? इनपुट मेथड बताएं कौन सा है, जरा अगर किसी ने बता दिया तो कमाल हो जाएगा। टीचर और इनपुट मेथड है, वेल डन। टीचर जो ऑर्स लगा रहे हैं वो कॉलेज के लिए इनपुट है। अच्छा, आप लोगों को आउटपुट क्या मिल रही है? लीज हो गया, IS 12 हो गया, टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, आप लोगों को ये आउटपुट मिल रही है। बिल्डिंग के एंगल से देखें, इनपुट क्या है? ईंट, बजरी, सीमेंट, लेबर, व्हाट इज दिस? इनपुट। लेकिन सर आसिफ के एंगल से तो आउटपुट रेलिवेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो सेलर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्या लगा रहा होता है? इनपुट्स। और बायर को क्या मिल रही होती हैं? आउटपुट्स मिल रही होती हैं। अब आप मुझे बताएं, इनपुट मेथड्स को आप प्रेफर करेंगे, काम कितना मुकम्मल हो गया, या आउटपुट मेथड्स को प्रेफर करेंगे? लॉजिक सोच के बताएं, कल लगा के बताएं। दोनों अलाउड है। स्टैंडर्ड कहते हैं जो मर्जी कर लें, कहते हैं बस आपने परसेंटेज निकालनी है, काम कितना मुकम्मल हुआ। चाहे आप इस एंगल से देख लो कि आपने कितनी लेबर को पेमेंट कर दी है और कितनी लेबर को पेमेंट करनी है, चाहे इस एंगल से देख लो। अगर इस एंगल से नहीं देखना तो एक सर्वेयर को बुलाओ, उससे पूछो यार कितना काम हो गया है। सर्वेयर को नहीं बुलाना तो सरासिफ को बुलाओ, उनसे पूछो भाई ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बन गए, सेकंड और थर्ड और फोर्थ रह गया, अब बताएं टोटल कितने पैसे बन गए। तो कहते जो मर्जी मेथड फॉलो करो, मुझे कोई मसला नहीं, बस मुझे क्या निकाल दो और रिकॉर्ड करो रेवेन्यू ओवर टाइम, जो मर्जी मेथड फॉलो करो, कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं। 2010 के शुरू में अ बिल्डर, मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर Sir Asif with a vast 20 years experience of making houses. It will take 4 years to complete the work. ये एक स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का घर होगा। बहरहाल घर तो बनाते बनाते भी हम दुनिया से चले जाते हैं। इसमें रेवेन्यू एग्रीड इज 8 million with no penalties और बोनस। रेवेन्यू कितना एग्री हुआ? 80 लाख रुपए। कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। अभी तो 1 साल हुआ है ना सिर्फ। प्रोजेक्ट कितने साल के? 4 साल का। टाइम बेसिस भी हो सकती है वैसे, डिवाइड बाय 4 साल मल्टीप्लाइड बाय 1 साल, लेकिन ये निहायत ही फारक किस्म की चीज है, टाइम बेसिस मुनासिब नहीं है, कुछ और बेसिस होनी चाहिए। कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। बाय 31 दिसंबर 2 out of 5 फ्लोर्स आर कंस्ट्रक्टेड। आप बताएं कितने % काम हो गया है? परसेंटेज निकालें। 2 out of 5 फ्लोर्स। इस तरह भी रेवेन्यू निकाला जा सकता है, कोई मसला नहीं। बाय 31 दिसंबर सर्वेयर हैज इन्फॉर्म्ड दैट 20% वर्क इज कंप्लीट।
देखने में लग रहा था 40% काम हो गया, लेकिन सर्वेयर ने कहा नहीं यार ऊपर इंटें जानी है, उसमें ज़्यादा एफर्ट है, अभी तो 20% काम हुआ है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड देगा हम यूज़ कर लेंगे। हम तो आपको मल्टीपल चीज़ें दे रहे हैं ना, क्योंकि आज पहली क्लास है, पेपर में तो चारों में से एक चीज़ आएगी। 22 दिसंबर कॉस्ट इनकर्ड 2 मिलियन। कितनी कॉस्ट इनकर हो गई है और होनी कितनी है? 65 लाख। भाई हमने कुछ रखना भी तो है ना, बचाना भी तो है, प्रॉफिट भी तो रखना है। कितने की बिल्डिंग बना के देनी है? 65 लाख हमारा खर्चा आएगा और हम सर आसिफ को कितने की बेचेंगे? 80 लाख की। एक बार याद रखिएगा, बिल्डर्स के लिए ये जो बिल्डिंग बन रही होती है ये इन्वेंट्री होती है। तो 65 लाख की मैं इन्वेंट्री बनाऊंगा और फिनिश गुड्स 80 लाख की बेच दूंगा। तो मेरा खर्चा कितना आना है? मजदूरों का, लेबर का, सारा ओवर टोटल 4 साल में कितना आ गया? 2000 डिवाइडेड बाय 6500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 31%। चलो राउंड 31% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। एक तरीका ये भी है। बाय 31 दिसंबर लेबर ने 100 घंटे, इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, लेबर ने 100 घंटे काम किए और टोटल काम कितना करना है लेबर ने? अगर आई कैप मजे का सवाल बनाए ना तो रिमेनिंग आवर्स दे लेबर के 100 घंटे काम कर लिए, रिमेनिंग 500 हैं, तो फिर टोटल खुद निकाल लीजिएगा। तो 100 घंटे काम कर लिए, 600 घंटे टोटल काम करना है। आपके ख्याल से लेबर ने कितना काम कर लिया है? 17%। भाई इसके बारे में आप स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं कहता। स्टैंडर्ड कहता है ये तो अब आप लोग आपस में तय कर लो कि कौन सा मेथड यूज करना है, और ये सेलर नहीं करना है। सर आसिफ को तो इससे कंसर्न ही नहीं, सेलर की मर्जी है, जो मर्जी मेथड हो, और हर एक में रेवेन्यू बदल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि एस्टीमेट्स है ना, अब क्या करें, जो मर्जी मेथड। लेकिन आप मुझे बता दें इनपुट मेथड्स कौन से हैं और आउटपुट मेथड्स कौन से हैं? कौन से लग रहे हैं आपको इनपुट और कौन से आउटपुट लग रहे हैं? जो सर आसिफ को मिल रहा है डेट इज आउटपुट, और जो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं आपके वालिद साहब वो इनपुट। तो मेरे ख्याल से इनपुट ये है, हम एक तो लगा रहे हैं लेबर और दूसरा हम मटेरियल लगा रहे हैं, ये इनपुट है। अगले को क्या नजर आ रहा है? 5 में से 2 फ्लोर बन गए। सर्वेयर वाला तो हमेशा ही आउटपुट मेथड हुआ करेगा, सर्वेयर आके बताया करेगा कितना काम हो गया, ये तो हमेशा ही आउटपुट मेथड हुआ करेगा। ये कोई एक्सपर्ट होगा जो देख के बता देगा इतना काम हो गया और इतना रह गया। हाँ, ये मेथोडोलॉजी माय डियर सिर्फ ओवर टाइम के लिए होगी, एट अ पॉइंट इन टाइम के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना, वो तो एंड पे ही रेवेन्यू बुक होना है। चलें जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें जी, इधर ही छोटा सा सॉल्व कर लें। सिनेरियो ए में रेवेन्यू, बी में रेवेन्यू, सी में रेवेन्यू और डी में रेवेन्यू। 4 साल का रेवेन्यू कितना है जो आपने बना के रखा हुआ है? 8 मिलियन। 4 साल का रेवेन्यू बना के रखा हुआ है 8 मिलियन। अच्छा जी, अब हमारे जवाब शुरू हो रहे हैं। 8000 का 40%, बस इधर ही नोट कर लें। 3200 रेवेन्यू आपका बना पहले साल का। 8000 का 20%, 1600 रेवेन्यू। 8000 का 31%, 2480। 8000 का 17%, 1360। मेरा 100, 1360। पिज़्ज़ा हट वाले या ये KFC वाले रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ओवर टाइम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? जैसे जैसे वो आपके लिए पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं वैसे वैसे क्यों नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड करते? जब आपको दे देते हैं पिज़्ज़ा फिर क्यों रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू? असल में देखिए वो आपके घर तक नहीं आ रहे, आपके घर आके नहीं बना के दे रहे ना। जैसे जैसे वो बना रहे हैं वैसे वैसे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहे हैं या एक ही दफ़ा वो आपको डिलीवर करेंगे? जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आपका कब्जा नहीं ट्रांसफर हो रहा ना, इसलिए अगर आप वो नहीं लाएंगे तो आप कहेंगे बस ठीक है ख़त्म। और देग वाले को तो उसने अगर प्याज पूज काट के जो है वो भून दिए और ब्राउन हो गया तो उसे कहेंगे चल निकल। कहते नहीं बड़ों को ऐसे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी को देग वाले को कहेंगे चल निकल पाई, मैं बाकी किसी और से बनवा लूँगा। तो वहाँ जैसे जैसे चीज़ बन रही थी वैसे वैसे आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र
अच्छा माय डियर, इसकी आपने अब रिवीजन करनी है आज घर जाके, इस कॉन्सेप्ट की भी। एक आपने बनी बनाई चीज लानी है और एक आपने घर में किसी को बुला के बनवानी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स की आप लोगों ने रिवीजन करनी है। और 31 दिसंबर और रात को 12 बजे आपने उसे कहना है भाई जरा जाएं। अब आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी निकाल के देखनी है और उसको जाते हुए बताना भी है बेटा तुमने कितना रेवेन्यू बुक करना है। आपने एक ऑर्डर लगाना है रात को 11 बजे किसी दुकान वाले को, जब 1 बजे चीजें डिलीवर करेगा तो आपने उसे कहना तुमने 12 बजे रेवेन्यू बुक नहीं करना था, अब 1 बजे है, अब रेवेन्यू जाके बुक करो, क्योंकि तुमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है एट अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि तुम अपने इलाके में चीज बना के ला रहे हो। आइंदा तुम्हें इधर बुलाऊंगा मैं। तो ये सारी आप लोगों ने रिवीजन करनी है। दो तीन रिवीजन हो गई। आपने जाके साथ वालों के घर में सफाई करनी है और उनको कहना है कि बदले में मुझे थोड़े से दही भल्ले दे दें और एक वैक्यूम क्लीनर दे दें। इसकी आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ठीक है। तो आप सर्विसेज दे रहे होंगे और आपको कंसिडरेशन कैश में मिल रही होगी या नॉन कैश? नॉन कैश। तो दही भल्ले की फेयर वैल्यू और वैक्यूम क्लीनर का आपको उन्होंने कंट्रोल नहीं देना, ये मुझे पता है। तो बस दही भल्ले डेबिट, नॉन कैश कंसिडरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम सफाई क्रेडिट। ओके। पता नहीं बिला वजह इस मोड में क्यों आ गए हैं कि चीजें बंद कर दी हैं। ठीक है, ये डायग्राम फिर मैं आपको आज भेज देता हूं, इसको जरा समझ लें। हमने स्टैंडर्ड कितना कवर कर लिया है वो देख लें। ये हमारा पेज 256 से अगला पेज है। ये पेज आप किताब में खोलेंगे आपको नजर नहीं आएगा अनलेस कि आपके घर वो मैग्नीफाइंग, अब तो मोबाइल्स के अंदर मैग्नीफायर है, तो मैग्नीफायर अनलेस कि आप लगाएंगे नहीं ये सफ़ा आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए ये हम आपको सॉफ्ट फॉर्म में भेजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़ा आपकी किताब में है, इसको खोले मत। पेज 257। मोहतरम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है। IFRS 15 अभी तक की रिवीजन। IFRS 15 ठीक है जी, लंबी लाइन। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। इनके मोबाइल आ गए आपको, फिर इधर से देख, मैंने कहा शायद भेज दिया मैंने, इतना तो तेज मैं भी नहीं। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। यहां से थ्योरी के सवाल तो इतने आते नहीं है, पहले आते थे, लेकिन थ्योरी के एतबार से ये लाइनें IFRS 15 विल अप्लाई इफ ऑल ऑफ द, ये आप लोगों को याद होगा, पार्टीज हैव आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस। बहुत अच्छी रिवीजन हो रही है, किताब अंदर रखते रखते रिवाइज करो। अच्छा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट क्राइटेरिया, तो हमने कहा था कि फिर भी आप रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू। जब होंडा ने गाड़ी बेच दी है, सरासिफ ने पैसे दे दिए हैं और पैसे या फिर थोड़ी बहुती पेमेंट पकड़ी है अभी और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। और अगर इनमें से कोई बात नहीं है तो फिर पैसे जो आए हैं, भाई इधर देखना, पैसे जो आए हैं, मैं समझा रहा हूं, देख रहे पैसे जो आए हैं उनको लाइबिलिटी में रखो। पैसों को कहां रखो? लाइबिलिटी में। लेकिन एक चीज हमने और पढ़ी थी, अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज अ यूनिलैटरल टू टर्मिनेट होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थ्योरी की हद तक एक सवाल आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना छेड़ उसको। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर दें, लेकिन मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिया हुआ है, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एडिशनल गुड्स आर एंड प्राइस इज स्टैंड अलोन। वो सारी कल वाली डिस्कशन। स्टेप 2 तो भाई स्यापा है, ये इंशाल्लाह करेंगे। स्टेप 2 होता है कि वादे कितने हैं, वादे कितने हैं, उसमें हम आपको साबित करेंगे, चपेट, उसमें हम आपको साबित करेंगे कि जब हमें कोई बर्गर बेचेगा तो टमाटर और प्याज की सेल बुक नहीं करेगा, डालेगा सही उसमें प्याज टमाटर, लेकिन सेल बर्गर की बुक करेगा। उसमें हम आपको साबित करेंगे कि बर्गर इज अ बर्गर वो प्याज टमाटर नहीं है, उसमें एक वादा है बर्गर का बेचना। अच्छा जी, स्टेप 3 माय डियर, एक मिनट, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में मैंने आपको कहा था सेल्स टैक्स वगैरह थर्ड पार्टी के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए, उसको सेल में नहीं डालना, उसको सेल में नहीं डालना। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा मोहतरम, ट्रांजैक्शन प्राइस में
हमारे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको पता नहीं था कि आपको इतना कुछ पता है। वेरिएबल कंसीडर, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम अभी करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, क्रेडिट सेल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कल के पार्ट बी में 90% और 10%। नॉन कैश कंसीडर, measure the non-cash consideration at, but if customer contributes to facilitate the entity, then account for this only if the control is transferred. Consideration payable by to an entity shall account for consideration payable to customer as a reduction of transaction price. ठीक है, ये कौन सा स्टेप हमारा आज तकरीबन मुक ही गया है? स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था? डिटरमिन द, पहली क्लास में तो आप मजे से आप लोगों ने ट्रांजैक्शन प्राइस इधर लिख ली थी, टीपी है सर, ये टीपी, और टीपी नहीं, टीपी पूरा टीपी है, डिटरमिन टीपा है। स्टेप 4 अल्लाह का शुक्र हमने कर लिया हुआ है। एलोकेट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट के ऊपर हमने बात की थी, और मेथड 3 है डिस्काउंट एलोकेट करने के। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच और रेजिडुअल। स्टेप 5, वो ये तो कमाल है। रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, और अब ये तो अलग बहस है, जाएं जी। ये सफा आज अटैच होगा इंशाल्लाह। आज जुल्म अभी होगा IS 28 के MCQ, देखो सही। अब तो जो रोए चीखे चिल्लाए बिबलाए जो मर्जी करें। अब IS 28 के MCQ, जिसने जाना है उसको जाने दें, जिसने जाना है उसको जाने दें।